नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम रसायन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऊपर स्क्रीन में आप देखिए, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में किस प्रकार हम वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को जानने से पहले हम ननर्स समीकरण जो होता है उनको जान लेते हैं। इसके आधार पर हम किसी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में एक सूत्र जानते हैं जो इस प्रकार होता है। दोस्तों, हमें पता है कि जब कोई धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अर्थात उसमें अपचयन की घटना होती है, तो कैसे होता है आइए उस समीकरण को हम लिखते हैं। ये होता है m, ये होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी। ठीक है, तो ये होता है धातु आयन होता है। लेकिन जब धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या बना लेता है, धातु बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार हम इनके माध्यम से एक समीकरण बनाते हैं जो आपको पहले से पता है। ननर समीकरण के आधार पर ये होता है मानक अपचयन विभव प्लस ये होता है 0.0591 बाई n और यहां पर होता है लॉग, ये 10 होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉग 10 मतलब उसका आधार होता है और यहां पर होता है धातु आयन। इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्न में यह कहा गया है कि किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये उसका क्या है, यही तो उसका विभव है ना, ये उसका इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसमें वृद्धि कब होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो है इसके क्या है, समानुपाती है। देख लीजिएगा, क्योंकि और समानुपाती में जब किसी का मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ेगा। एक उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, जैसे y बराबर 2x है तो y का मान कब बढ़ेगा, क्योंकि ये इनके समानुपाती होगा ना, क्योंकि बराबर है मतलब समानुपाती है, बटे में रहता है तब हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात यदि हम x का मान को बढ़ाएं तो y का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हम x का मान 2 मानते हैं तो 2 दूनी 4, y का मान 4 हो जाएगा। x का मान यदि हम क्या मानते हैं, 3 मानते हैं, यहां पर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6। कहने का मतलब क्या है, x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब यहां पर है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान है ना, यहां पर उसके किस पर निर्भर कर रहा है, उसके सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। ये उनका सांद्रण होगा ना, क्योंकि ये उसका क्या है, आयनिक अवस्था है। इसका मतलब यह है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उनके आयनों के सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात उसके सांद्रता को यदि बढ़ाया जाए तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। आइए हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव का मान होता है वो कितना होता है, 0.0 होता है। मतलब इनका मान जो है 0 होता है। ठीक है, मतलब इनको हम धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में दोनों में यूज कर सकते हैं। मतलब इसको हम कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे समुद्री जल में संक्षारण तीव्रता से होता है क्यों, या फिर कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि लवण मिले जल में लोहे में जंग जो है तीव्रता से लगता है क्यों। तो आइए इसको हम देखते हैं कि आप लोग को पता होगा कि समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ आके मिलते हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत सारे लवण है, अर्थात विद्युत अपघट्य हैं, जिनकी उपस्थिति से उस धातु में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है बहुत ही आसानी से होता है। और हमको पता है जब किसी
सतह पर रासायनिक अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें आसानी से क्या हो सकता है, संक्षारण हो सकता है। क्योंकि हमको पता है संक्षारण के लिए क्या चाहिए, एक जगह ऑक्सीकरण होना चाहिए और एक जगह अपचयन होना चाहिए। मतलब जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तब हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और जहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तो आसानी से धातुओं की सतह पर, मतलब लोहे की सतह पर क्या लगेगा, आसानी से जंग लगेगा। आइए दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। लोहे पर चढ़ी जिंक की परत अगर टूट भी जाए तो उसमें जंग नहीं लगता है, लेकिन यदि उस पर टीन की परत चढ़ाई जाए और टीन की परत यदि हट जाए तो उसमें जंग आसानी से लग जाता है, क्यों? तो आइए इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हमें इनके मानक अपचय अनुभव की आवश्यकता होगी। तो आइए हम इनके मानक अपचय अनुभव को लिखते हैं। जैसे जिंक जो आयन होता है ना, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जिंक धातु में, है ना, सॉलिड अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे इनका जो अपचयन विभव का मान है वो कितना होता है, हमको हमेशा ये याद रखना है दोस्तों। इनके आधार पर हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार किसका देखना है, फेरम का देखना है। ये जो फेरम आयन है, ठीक है, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने धातु में परिवर्तन हो जाता है, ये हो जाएगा। और इसका अपचयन विभव का मान कितना होता है, मानक अपचयन विभव जिसको बोलते हैं, ये होता है 0.44, ठीक है। और एक होता है टिन, ये भी +2 अवस्था पर प्रदर्शित करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये जो है वो क्या बनता है, अपने सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका अपचय अनुभव है, ये भी सॉलिड अवस्था में होगा, इनका भी अपचय अनुभव कितना होगा, ये हो जाएगा 0.14, ठीक है। अब इसी के आधार पर हमें इनका क्या करना है, आंसर देना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम इसकी क्रियाशीलता को इनके मानक अपचयन विभव के आधार पर ही बता पाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसे, यहां पर भी हम इनको ऋणात्मक लिखें, है ना, यहां पर इनको हम ऋणात्मक लिखें और इनको ऋणात्मक लिखें। अब हमको ये पता है कि जब अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। ध्यान दीजिए, तो ये देखो ऋण 0.76 और ये ऋण 0.44 और ये ऋण 0.14 है। इसका मतलब ये है कि जिसका मान जितना अधिक होगा, ऐसा कहा जाए। ध्यान दीजिए, मैं अधिक बोल रहा हूं, मतलब हमको पता है जो जितना कम है और ऋणात्मक है वो मान उतना बड़ा माना जाता है। तो आपको पता होगा, जैसे कोई बोलता है मेरे पास 5 रुपए है और एक बोलता है मेरे पास ऋण 5 रुपए है, तो किन के पास अधिक है ना। ये इनके पास कुछ भी रुपए नहीं है क्योंकि ये ऋण का मतलब ये कर्जदार है और इनके पास कुछ रुपए तो है। लेकिन इसी प्रकार यदि कोई बोलता है ऋण 50 बोलता है, अब इनमें और इनमें मान किसका अधिक है, ध्यान दीजिए, मतलब अगर ये पैसे की बात होती तो पैसा किसके पास ज्यादा है ना। अब पैसा तो है नहीं, दोनों ऋणात्मक है, लेकिन ये केवल ऋण 5 है और ये ऋण 50 है, मतलब ये अधिक कर्जदार है, मतलब ये ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि इनके पास ऋण 5 है। यदि इसको हम 10 रुपए देते हैं और इनको भी 10 रुपए देते हैं तो इनको 10 रुपए देंगे तो इनके पास +5 रुपए, मतलब इनके पास 5 रुपए है, लेकिन इनको हम 10 रुपए देंगे तो अभी भी इनके पास 40 रुपए माइनस है, मतलब ये क्या है, छोटा है। अर्थात ऋणात्मक मान में संख्या जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही कम होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका मान अधिक है ना, लेकिन हम ये कहें जिसका अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो जिंक है ये जिंक आयन है, ध्यान दीजिएगा ये जिंक आयन है। जिंक आयन का जो अपचयन विभव है वो कितना दिया हुआ है, 0.76। और फेरम जो है इनका जो आयन है, इनका जो अपचयन विभव का मान है वो कितना दिया है, -0.44। अर्थात ये जो है लोहे से क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा।
क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना विद्युत रासायनिक श्रेणी, आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना अधिक क्रियाशील होता है। तो ये ऋण 0.76 है और ये जो है ऋण 0.44 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि लोहा जो है इससे मतलब जिंक से कम क्रियाशील है। तो लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है और जिंक अगर उनकी परत टूट भी जाए तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत रहती है वो पहले क्रिया करता है, इस कारण से लोहे पर जंग नहीं लगता है। लेकिन यदि लोहे पर टीन का है ना, टीन आयन का अगर परत चढ़ा दिया जाए तो हम ये देखते हैं, ये देखिएगा लोहे का जो अपचयन विभव का मान है वो टीन के अपचयन विभव के मान से क्या है, इनका मान अधिक ऋणात्मक है ना। मतलब लोहे का मान -0.44 है और जो टीन है उनका मानक अपचयन विभव है वो कितना है, -0.14 है। मतलब इनका मान कम ऋणात्मक है। देखो ये माइनस अधिक है ना और ये क्या है, कम है। मतलब इनका मान यदि हम पूछें कि किसका मान अधिक है तो हम इसके मान को अधिक कहेंगे, लेकिन जो अधिक ऋणात्मक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो कहने का मतलब ये है यदि हम लोहे पर टीन की परत चढ़ा दें और यदि वो परत निकल जाए तो लोहा ही क्रिया करेगा, जिस कारण से जब लोहे पर टीन की परत चढ़ाई जाती है तो लोहा ही क्या करता है, क्रिया करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहे पर यदि जिंक की परत चढ़ाई जाए तो जिंक ही क्रियाशील होगा, लेकिन यदि उस पर टीन की परत चढ़ाई जाए तो लोहा ही क्रिया करता है, जिस कारण से उसमें जंग लग जाता है। आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखते हैं। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जंग का रासायनिक संगठन लिखिए या फिर उनका सूत्र लिखिए। तो जंग का रासायनिक संगठन या सूत्र क्या होता है, ये होता है Fe2O3 × XH2O। इसको हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए ये जिंक का पात्र है और इसमें जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे तो इस प्रकार का एक आयन बनेगा। तो चूंकि ये जिंक का पात्र है और जिंक के पात्र में जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे तो कॉपर आयन बनेगा। आइए दोस्तों, इनके हम अपचयन विभव पर चर्चा करते हैं। तो इनका जो अपचयन विभव होता है ना, पहले कॉपर का देखते हैं। कॉपर का जो अपचयन विभव का मान होता है ना, ये उनका सॉलिड अवस्था होता है, इनका मान होता है +0.34। ठीक है, ये होता है कॉपर का। उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, जिंक आयन का। तो ये हो जाएगा, ये जिंक सॉलिड अवस्था में बन जाएगा, बराबर इनका मान होता है -0.76। अब दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है, ये क्रियाशील है, क्योंकि जिनका मान ऋणात्मक होता है वो धनात्मक मान से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसका मतलब ये है जब जिंक जो है, ये देखो ये जिंक का क्या है, जिंक जो है पात्र है ना, जिंक का पात्र है। तो इसमें जो जिंक है, ध्यान दीजिएगा, इनको कॉपर विलयन के साथ, मतलब जिंक के पात्र में यदि कॉपर विलयन को डाला जाएगा, इसका मतलब जिंक जो है सॉलिड अवस्था में रहेगा, क्योंकि जिंक के पात्र में डाला जा रहा है, और कॉपर जो है किस अवस्था में रहेगा, आयनिक अवस्था में रहेगा। तो ये कॉपर जो है आयनिक अवस्था में रहेगा। तो ये जो है चूंकि अधिक क्रियाशील होता है ना, ये देखो जिंक जो है क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो वो क्या करेगा, कॉपर को अपचयित करके ये क्या करेगा, कॉपर में बदल देगा और वो खुद क्या हो जाएगा, जिंक आयन में बदल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दिया और उसको कॉपर में बदल दिया, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं जिंक जो है कॉपर आयन को क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है, जिस कारण से जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उनको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।